Hello everyone, welcome to my channel Chemistry by Chaitanya Rastogi. Today's topic of discussion is haloalkanes and haloarenes. So let's begin. हम लोग बात करने जा रहे हैं हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स की। तो हम लोग दोनों के बारे में पहले देख लेते हैं कि हेलोएल्केन्स में दो टर्म हैं, एक तो है हेलोजन और प्लस एल्केन्स। तो अगर हम इन्हें कहें तो जो एल्केन ग्रुप है वो बन के आएगा एल्काइल ग्रुप से CnH2n+1, यानी कि एल्केन में से एक H हटा के एक X लगा दे तो हम उसे हेलो एल्केन्स कहेंगे। तो ये बन जाएगा क्या, इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला बन जाता है CnH2n+1X। अगर हम N की वैल्यू 1 डाल दें तो ये बन जाएगा CH3 और X, यानी कि ये हो गया मिथाइल हैलाइड। अगर हम N की वैल्यू 2 डाल दें तो ये बन जाएगा C2H5X, यानी कि इथाइल हैलाइड। तो ये हो गए क्या, हेलो एल्केन्स, जिनमें कार्बन से एक X जुड़ा हुआ है, हम उन्हें क्या कहेंगे, हेलो एल्केन्स कहेंगे। अब हेलो एरीन्स की बात करें, हेलो एरीन्स आर ऑल्सो नोन एज एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड क्या होते हैं, जिसमें एक बेंजीन रिंग होगी हमारे पास में और उससे कोई हेलोजन जुड़ा होगा, तो हम इसे कहेंगे एराइल हैलाइड। एक बेंजीन रिंग होगी और उस पर क्या जुड़ा होगा, हेलोजन जुड़ा होगा, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग जोड़ लिख ली और एक हेलोजन जोड़ लिया, ठीक है। तो इन्हें हम कहेंगे एराइल हैलाइड्स। तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की। टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की, टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स अगर हम देखना शुरू करें तो हम कहेंगे पहले 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड वो होगा जिसमें हेलोजन जुड़ा होगा 1 डिग्री कार्बन के साथ। तो हेलोजन इज कनेक्टेड टू 1 डिग्री कार्बन। हेलोजन इज कनेक्टेड टू 1 डिग्री कार्बन, तो हम इसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहेंगे। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल ले लें तो CH3 CH2 Cl ले लें तो ये बन जाएगा क्या, इथाइल क्लोराइड। और 1 डिग्री कार्बन कौन सा कार्बन है, जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कि 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन है जो एक और कार्बन से कनेक्टेड है। इसी तरह से अगर हम लिखें तो अगर हम इसे लिख दें तो दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कैसा है, वो 1 डिग्री कार्बन है। तो इसे हम कहेंगे 1 डिग्री हैलाइड और इसका नाम लिखेंगे नियोपेंटाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या लिखेंगे, नियोपेंटाइल क्लोराइड लिखेंगे, और ये भी कैसा है, 1 डिग्री है। अब बात करते हैं 2 डिग्री की। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड कौन सा एल्काइल हैलाइड होगा, जिसमें जो हेलोजन होगा वो किससे कनेक्टेड होगा, हेलोजन इज कनेक्टेड टू 2 डिग्री कार्बन। तो जैसे अगर हम लिख लें एग्जाम्पल के लिए, तो ये क्या हो गया, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है और ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री कार्बन है, तो हम इसे कहेंगे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। इसी तरह से बात करते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की। तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है, बोलो भाई, डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। सब लोग समझ रहे हैं कि जिसमें हेलोजन किससे जुड़ा होगा, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, उसे हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहेंगे। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे सीधे ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो और उससे हेलोजन जुड़ा हो। तो ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री कार्बन है, तो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया और इसका नाम टर्शरी ब्यूटाइल है, जिसे लिखने शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गए। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गए, जिसमें हम लोगों ने ये देख पाया कि एल्काइल हैलाइड
में अगर 1 डिग्री से जुड़ा हो कार्बन से तो उसे 1 डिग्री अल्काइल हाइड कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री अल्काइल हाइड कहेंगे, और 3 डिग्री से जुड़ा हो तो 3 डिग्री कहेंगे। इतनी बात सब लोगों को याद रहनी चाहिए। अब अगर कोई कहे कि सर 4 डिग्री अल्काइल हाइड भी होना चाहिए भाई, फिर तो हिसाब से 4 डिग्री 5 डिग्री, तो देख लेते 4 डिग्री अल्काइल हाइड एग्जिस्ट करेंगे क्या? 4 डिग्री अल्काइल हाइड एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम 4 डिग्री कार्बन बना दें तो 4 डिग्री कार्बन खुद ही 4 बॉन्ड बनाने वाला कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड होगा, तो देयर इज नो स्पेस फॉर एक्स एटम टू अटैच टू इट। तो ये 4 डिग्री कार्बन है, इसलिए इसमें कहीं जगह नहीं बची हेलोजन लगने की, इसलिए हम इसे कहेंगे ये क्या है, ये एग्जिस्ट नहीं करते। अब बात आती है नंबर 5 लिख लेते हैं, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक कैसे होंगे, तो पहले देख लेते हैं कि दोनों ग्रुप कौन से होते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये ग्रुप एलाइलिक ग्रुप है। तो अगर हम इसमें हेलोजन लगा दें तो ये एलाइलिक हैलाइड बन जाएगा। ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप है एलाइल। और अगर यहाँ पे CH2 के साथ हमने X लगा दिया तो ये ग्रुप पूरा क्या था? ये ग्रुप हमारा था बेंजाइलिक। तो ये दो तरह के अल्काइलाइड हो गए, कौन कौन से? एलाइलिक और बेंजाइलिक। एलाइलिक ग्रुप कौन सा है, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। और हाँ, पेन पेपर लेके बैठे, जिससे कि हम लोग थोड़ा थोड़ा लिखते रहेंगे, जिससे प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगी। तो एलाइलिक कौन सा है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और X, तो इसे हम एलाइलिक कहेंगे। और फिर दूसरे वाले को हम क्या कहेंगे? दूसरे वाले को हम बेंजाइलिक कहेंगे, जिसमें बेंजीन के ऊपर CH2 लगा हुआ है और CH2 के साथ X लगा हुआ है। अब नंबर 6 देख लेते हैं, दैट इज विनाइलिक हैलाइड्स। अभी तक हम जितने भी हेलोजन देख रहे थे उसमें हेलोजन एटम जो थे वो सारे किससे जुड़े हुए थे? sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़े हुए थे। अब हम हेलोजन एटम को sp2 हाइब्रिड कार्बन से जोड़ने जा रहे हैं। तो विनाइलिक हैलाइड कैसा हो जाएगा भाई? जो विनाइल ग्रुप से जुड़ा है और X आ गया, तो ये ग्रुप क्या है? ये विनाइलिक है, ये विनाइल ग्रुप है, तो इसे हम विनाइल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? विनाइलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड। ठीक है, X की यहाँ ClBr कुछ भी लगा सकते हैं, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7th इज एराइल हैलाइड्स। ये एल्काइल हैलाइड से हम आगे निकल आए। अब एराइल हैलाइड की बात करें, टाइप्स ऑफ हैलाइड्स थे, तो इसमें भी बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो हम इसे कहेंगे क्या? ये है एराइल हैलाइड। ठीक है, अब एराइल हैलाइड है तो बेंजीन रिंग में जब कोई हम हेलोजन ग्रुप जोड़ देते हैं, जब बेंजीन में हमने कोई ग्रुप जोड़ दिया X, तो इसके रिस्पेक्ट में पहली पोजीशन को हम कहते हैं क्या? ऑर्थो। सेकंड पोजीशन को कहते हैं मेटा। थर्ड पोजीशन को कहते हैं पैरा। फिर आ जाएगी कौन सी? मेटा। फिर आ जाएगी कौन सी? ऑर्थो। तो बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में अगर हम X की पोजीशन चेंज कर दें, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर अगर दूसरी जगह लगा दें तो क्या करेंगे। तो X यहाँ लगा दिया तो पहली पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो। ये कौन सी हो जाएगी? ऑर्थो। ये हो जाएगी मेटा। ये भी हो जाएगी मेटा। हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, हम लोग X के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, तो X के रिस्पेक्ट में देखते समय जो पोजीशंस आ रही हैं ऑर्थो मेटा पैरा, उन्हें हम ये कह रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डाई हैलाइड्स की। अब बात करते हैं किसकी? डाई हैलाइड्स की। तो डाई हैलाइड्स क्या होते हैं? तो लिखते हैं डाई हैलाइड्स। डाई हैलाइड्स भाई 3 तरह के हो सकते हैं, या तो वो 1,1 हो, या 1,2 हो, या 1,3, 1,4, 1,5 एंड सो ऑन हो। ठीक है, तो जो 1,1 डाई हैलाइड हैं उन्हें हम कहते हैं जेम डाई हैलाइड्स या जेमिनल डाई हैलाइड्स, या इन्हें शॉर्ट फॉर्म में जेम डाई हैलाइड्स भी लिखते हैं। मतलब अगर एक कार्बन से 2 हेलोजन एटम जोड़ दें तो हम उसे कहेंगे 1,1 डाई हैलाइड। तो एक कार्बन जैसे हमने लिख लिया CH2 और इससे 2 X जोड़ लिए, तो ये कैसा हैलाइड हो गया हमारा?
ये जेमिनल डाइहैलाइड हो गया। जेम माने सेम से जुड़ा हुआ। सेकंड 1,2 आता है, 1,2 इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल कम्स फ्रॉम द विसिनिटी, मतलब पड़ोसी, बिल्कुल एडजेसेंट लगा हुआ है, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं विस डाइहैलाइड। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे CH2 CH2 Cl और Cl, तो हमने ये कैसा बना लिया, ये विसिनल डाइहैलाइड बना लिया। अब 1,3 और 1,4 तो इन्हें हम कहते हैं कैसा, आइसोलेटेड डाइहैलाइड्स। आइसोलेटेड डाइहैलाइड्स मतलब जो दूर दूर हैं, जैसे अगर हम लिख दें एग्जाम्पल CH2 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 तो ये 1,3 हो गया, ये 1 2 3, और अगर हम इसके आगे लिखेंगे तो ये 1 4 1 5, इस तरह से चलता जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, इसके हम लोगों ने हैलाइड्स देख लिए, फिर डाइहैलाइड्स देख लिए, फिर हम लोग बात करते हैं ट्राइहैलाइड्स की। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, ट्राइहैलाइड की। जब ट्राइहैलाइड की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइहैलाइड जो हमारे पास है वो है हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म बेसिकली 3 हो सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं कौन कौन से, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म। इसका नाम क्लोरोफॉर्म, इसका नाम ब्रोमोफॉर्म और इसका नाम आइडोफॉर्म। ठीक है। आइडोफॉर्म जो होता है ये ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट होता है, या सॉलिड कह सकते हैं या फिर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ऑब्टेन होता है। और जो ट्राइहैलाइड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है दैट कम्स विद DDT। DDT का फुल फॉर्म कई बार पेपर में लिखने के लिए आता है, तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। DDT कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो DDT कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। अब DDT का ये फॉर्मूला, इसका नाम काफी लिखने के लिए आता है, तो इसे लिखते हैं PP डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, तो इसे DDT कहते हैं। PP डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, दिस इज कॉल्ड DDT। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंसेक्टिसाइड होता है। इंसेक्टिसाइड होता है, तो इसका नाम हम लोगों को ध्यान रखना है, और ये पेपर में भी पूछा जा सकता है। अब कई बारी पेपर में सवाल आता है आइसोमेरिज्म का, काउंटिंग ऑफ आइसोमर्स का, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे, एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखते हैं कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, यहां पे लिख लेते हैं स्ट्रक्चरल ओनली, with the empirical formula C4H9Cl। तो हमें इसका क्या बनाना है, हमें नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाने हैं, केवल स्ट्रक्चरल बताने हैं, तो हम क्या करेंगे, C4 के पहले स्केलेटन बनाएंगे। तो कार्बन को अरेंज करने के कितने तरीके हैं भाई, 4 कार्बन हमने एक साथ रख लिए, फिर हमने 4 कार्बन को दूसरे तरीके से रख लिया। अब कोई भी इसके अलावा तरीका बनाओगे, दे आर फॉल इन द 2, मतलब अगर तुम इससे कहोगे ये लिखें या फिर हम इसे नीचे लिख दें, तो दे आर द सेम थिंग, क्योंकि पेरेंट चेंज होगी, वो 1 2 3 4 कार्बन की आएगी, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन की आएगी, तो ये सेम है, ठीक है। अब हमें इसमें क्लोरीन लगाना है, तो क्लोरीन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं भाई, तो क्लोरीन लगाने के लिए हम क्या करें कि क्लोरीन एक बार यहाँ लगा सकते हैं 1 2, तो इससे कितने बन जाएंगे, 2 आइसोमर्स बनेंगे, और इसमें कहाँ लगा सकते हैं, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, इससे भी 2 आइसोमर्स बनेंगे, तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे कितने, 4। इसी तरह से एक क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं अपने आप भी। एक क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स
of empirical formula C5H11Cl। तो इसे 1 मिनट लो, आराम से करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। C5 को कितने तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, हमें ये लिखना होगा। फिर एक एक करके हम Cl पे अरेंजमेंट लगाते जाएंगे और काउंटिंग कर लेंगे। तो भाई चलो शुरू करते हैं कि C5 कैसे कैसे अरेंज करेंगे। तो C5 अरेंज करते हैं हम लोग। तो 5 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। फिर 5 कार्बन को स्ट्रेट लाइन से अब हटा के क्या करेंगे, 4 कार्बन की चेन बनाएंगे और 1 कार्बन नीचे लाएंगे। फिर 3 कार्बन एक चेन में आएंगे और एक ऊपर और एक नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब Cl कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो भाई Cl लगाना शुरू करते हैं। तो Cl हम कहाँ लगा सकते हैं, 1 2 3। इसमें हमने 3 जगह लगाया है। अगर हम 1 पे लगाएंगे तो बन जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन, 2 पे लगाएंगे तो 2 क्लोरोपेंटेन और 3 पे लगाएंगे तो 3 क्लोरोपेंटेन, यानी कि 3 अलग अलग नाम आ रहे हैं। तो ये तीनों अलग अलग आइसोमर होंगे। फिर एक बार यहाँ लगा सकते हैं, एक बार यहाँ लगा सकते हैं, एक बार यहाँ लगा सकते हैं और एक बार यहाँ लगा सकते हैं। 4 बार लगा सकते हैं। क्यों इसमें 4 जगह लगा सकते हैं, क्योंकि जब नाम डालोगे तो मिथाइल ग्रुप की पोजीशन हर बार विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन जो होगी वो अलग अलग आएगी। मिथाइल ग्रुप की पोजीशन जो है वो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में हर बार अलग अलग आएगी। इसलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बन जाएंगे 4, और इसमें सारे सी आइडेंटिकल हैं तो इसमें बनेगा केवल 1। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 8। आई होप ये समझ में आ रही होगी बात, कि सिंपल है, सीधी सीधी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई हम लोगों की आइसोमर्स की। इसके अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम लोग धीरे धीरे करके इसे समझ जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। नाउ वी हैव टू जंप टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो सबसे पहला मेथड, और जो हम लोगों ने 11th में हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था और 10th में भी ये रिएक्शन पढ़ी थी, विच इज कॉल्ड फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में क्या है, एल्केन्स कैसे हाइड्रोकार्बन है, एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो वो केवल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही कर पाते हैं। ठीक है। तो मैं इस बात को लिख देता हूं जो भी मैं बोल रहा हूं। तो एल्केन्स बीइंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स undergo only free radical substitution। आरएक्शन मतलब रिएक्शन। तो सबने ये रिएक्शन पढ़ी है, मेरे को पता है ये बात कि Cl2 के साथ H से रिएक्शन कराएंगे तो CH3Cl बन जाएगा, प्लस HCl बनेगा। फिर Cl2 H से रिएक्शन कराएंगे तो CH3 CH2 क्या बन जाएगा, CH2Cl2 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। फिर हम Cl2 H से रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा CHCl3 और HCl, और लास्टली क्या बन जाएगा, Cl2 H के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CCl4 और HCl। तो ये रिएक्शन हम सबको पता है। इसमें जो ये कंपाउंड बनते हैं इनके नाम भी हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे CH2Cl2 का नाम क्या होता है, CH2Cl2 का नाम होता है DCM, डाइक्लोरोमीथेन। तो रिएक्शन ये सिंपल सिंपल है, तो इसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर हमसे कोई कह दे कि ब्यूटेन की रिएक्शन Br2H से करा दो, तो दिस इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन। और अभी हम लोगों ने सीखा था कि कहाँ कहाँ लग सकता है ब्रोमीन, एक बार यहाँ लग सकता है, एक बार यहाँ लग सकता है। तो 2 जगह लग सकता है तो हम दोनों जगह लगा देंगे भाई, तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट बन गए, इसे हम कहेंगे 2 ब्रोमो। इसे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन
और ये बन जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो हेलोजेंस में अब हमने Cl2, F2, Br2, I2 सब देखना है, तो हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? ऑफ हेलोजेंस लिख लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस क्या होगा? रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा फ्लोरीन रिएक्ट करेगा, फिर क्लोरीन रिएक्ट करेगा, फिर ब्रोमीन करेगा और फिर आयोडीन करेगा। तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो क्या हो गया? F2, Cl2, Br2 और I2। ये बात ध्यान रखना कि जो हेलोजिनेशन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो इस तरह से चल रहा है, जिसमें F2 की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, फिर Br2 की है, फिर F2 की है, फिर Cl2 की है, फिर Br2 की है, फिर I2 की है। ठीक है, अब रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है और हम मैकेनिज्म की चिंता नहीं कर रहे। मैकेनिज्म में 3 स्टेप होंगी। चेन इनिशिएशन होगा जिसमें Cl2 ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें? Cl रेडिकल में। फिर 2 चेन प्रोपगेशन स्टेप आएंगी जिसमें CH3Cl बन जाएगा हमारा, और फिर एक टर्मिनेशन स्टेप आएगी। तो उसकी चिंता हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं फिलहाल। हम लोग बात कर लेते हैं कि जब हम लोग जनरली हेलोजिनेशन की बात करते हैं, हेलोजिनेशन की बात हम लोग जब भी जनरली करते हैं तो हम लोग क्लोरिनेशन की बात करते हैं या फिर ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। तुमने बुक्स में भी देखा होगा, जब भी हेलोजेंस की बात होती है तो या तो क्लोरिनेशन की बात हो रही होती है या फिर ब्रोमिनेशन की बात हो रही होती है। इसके अलावा हम लोग ज़्यादा बात इधर उधर की नहीं करते, या ना तो फ्लोरिनेशन की बात करते हैं ना फिर आयोडिनेशन की बात करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो फ्लोरिनेशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख लेते हैं हम लोग कि जो फ्लोरिनेशन है occurs at a very fast rate and vigorously रिएक्ट करता है और द रिएक्शन बिकम्स एक्सप्लोसिव। द रिएक्शन बिकम एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HF के साथ दिक्कत क्या है कि HF सिलिका से रिएक्ट कर लेता है। सिलिका मतलब ग्लास का आपने कंटेनर लिया, उससे क्या किया? HF ने रिएक्ट कर लिया। अब HF ने रिएक्ट किया तो रिएक्ट करके ग्लास को तोड़ के निकल जाएगा। तो हम जो नॉर्मली लैब में अपरेटस यूज करते हैं वो हम लोग फ्लोरिनेशन कराते समय यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए स्पेशल काइंड ऑफ अपरेटस की भी जरूरत होती है। तो लिख लेते हैं विच रिएक्ट विद सिलिका से रिएक्ट कर लेता है तो रिक्वायर्स स्पेशल अपरेटस। तो आगे लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो इट रिक्वायर्स स्पेशल अपरेटस। ठीक है, इसे स्पेशल अपरेटस की जरूरत पड़ती है। आयोडिनेशन के साथ क्या दिक्कत आती है? जब हम आयोडिनेशन की बात कर रहे हैं, आयोडिनेशन के साथ दिक्कत ये होती है कि CI बॉन्ड इज अ वेरी वीक बॉन्ड। तो जब हम आयोडिनेशन कराते हैं तो आयोडिनेशन रिवर्सिबल हो जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी, दोबारा से एल्कीन बन जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HI विच इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये P ब्लॉक में पढ़ा होगा आप लोगों ने। आयोडिनेशन इज रिवर्सिबल इन नेचर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HI which is a very good reducing agent वो कैसी है? बहुत रिड्यूसिंग एजेंट अच्छी है। तो क्या करेगी? रिएक्शन को बैकवर्ड भेज देगी। उस रिएक्शन के बैकवर्डनेस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम उसमें कुछ अलग से बाहर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं। तो अगर हमें मान लो रिएक्शन करानी ही है तो हम क्या करेंगे? CH3CH2I बनेगा,
तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। इसकी रिवर्सिबिलिटी हटाने के लिए हम इसमें HNO3 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? HNO3 डाल देते हैं इसमें, इस मिक्सचर में HNO3 डाल देंगे। और HNO3 क्या करता है? HI को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें? I2 में। HNO3 HI को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में। तो HNO3 ऑक्सीडाइजेज HI to I2। तो फिर ये रिएक्शन फॉरवर्ड चलने लगती है। तो ये बात हो गई हेलोजिनेशन की। सिंपल बात है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब आगे बात करते हैं। तो एक बात आती है रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल। रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल, जब क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में कंपैरिजन किया जाता है तो उनके रिलेटिव रेट्स लिखे हैं। अगर हम रिलेटिव रेट्स लिखें फॉर 1 डिग्री सब्स्टिट्यूशन, 2 डिग्री सब्स्टिट्यूशन एंड 3 डिग्री सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के केस में क्या होगा? ये होता है 1:3.8 3.8:5। और ब्रोमिनेशन के केस में यही होता है 1:82:1600। तो ब्रोमिनेशन के केस में 3 डिग्री पे 1 के रिस्पेक्ट में 1600 टाइम्स ज़्यादा रिएक्शन हो रही है, यानी कि वो ज़्यादा सेलेक्टिव है। तो ब्रोमिनेशन कैसा है? ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव प्रोसेस है। और क्लोरीनेशन कैसा है? क्लोरीनेशन कैसा है? रिएक्टिव है। हम लोग भी जानते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो सेलेक्टिव कम होता है। जो हर बॉल पे 6 मारने की कोशिश करेगा वो आउट ही होगा। जो सेलेक्टिवली खेलेगा धीरे धीरे तो वो अच्छे से खेल पाएगा। या जो ज़्यादा क्वेश्चन करने की सोचता है एग्जाम में, वो गलत करने की प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। तो पहले सही करने की सोचो, सेलेक्टिवली करो, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करने हैं। ठीक है, खैर बोर्ड्स में तो सरल आएंगे काफ़ी, तो आसानी से हो जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं। हम लोगों ने हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन सीख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर 2 रिएक्शन डालते हैं, दैट इज एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन करने के तरीके क्या हैं? कि जैसे अगर हमने CH2H, तो ये H जो है हमारे पास ये एलाइलिक है, तो हम इसी को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि एलाइलिक ग्रुप कौन सा होता है? ये एलाइलिक ग्रुप है, तो उससे जुड़ा है एलाइलिक H हो जाएगा। तो इसकी अगर हमने रिएक्शन कराई क्लोरीन के साथ एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इससे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl बन जाएगा। ठीक, सेम रिएक्शन हम सेम कंपाउंड की रिएक्शन SO2Cl2 से भी करा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट। तो ये सेम रिएक्शन प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Cl बन गया। ठीक है, SO2Cl2 इज कॉल्ड सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर मैं बना दूं SO2Cl2 का, तो ये रहा, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसे? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक, अब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए ये तो हमने क्लोरीनेशन किया, ब्रोमिनेशन करने के लिए भी हमारे पास एक रिएजेंट होता है जिसे हम कहते हैं रिएक्शन विद NBS कह देते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर रिएक्शन है, इसलिए इसे अलग से लिख रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड के लिए तो ही इंपॉर्टेंट है ना। कि रिएक्शन विद NBS मतलब NBS इज कॉल्ड एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, देखो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड तो सक्सिनिक एसिड का एमाइड लगाएंगे और नाइट्रोजन पे लगा देंगे क्या? ब्रोमीन। तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का स्ट्रक्चर ये आ गया। ठीक, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इज स्पेशली यूज्ड फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात क्या है? इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन।
ये स्पेशली यूज करते हैं हम लोग एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए ही इसे यूज किया जाता है और किसी बात के लिए इसे यूज नहीं करते हैं। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ये ऑक्सीडेशन में भी काम आता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन के काम ही आ रहा है हमारे। तो फिर से हमने लिख लिया और इसकी रिएक्शन NbSCCl4 ले लिया। NbS ही लिख के आएगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक। 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लिया, तो इससे एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लग गया, ठीक है। क्या लग गया इस पे? ब्रोमीन लग गया हमारा। इसी तरह से अगर हम बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगाने की सोचें तो बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन कैसे लगाएंगे भाई? यहाँ पे हमने बेंजाइल टॉलुइन ले ली, बेसिकली ये क्या है, ये टॉलुइन है, और फिर हमने इस पे क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगाने की कोशिश की, तो NbS ले लिया और CCl4 ले लिया, 60 डिग्री टेम्परेचर ले लिया, तो ये बन गया हमारे पास बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दिया, ठीक। बेंजाइलिक पोजीशन पे अगर हमें क्लोरीन लगाना हो तो वही ले लेंगे, फिर से SO2Cl2 के साथ हीट करेंगे तो फिर ये CH2Cl बन जाएगा। तो ये सिंपल बातें हैं, आसानी से होनी चाहिए। हमने क्या किया, NbS क्या करा, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे हेलोजन लगा दे रहा है, ब्रोमीन लगा दे रहा है। अगली रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स, ROH माने एल्कोहल, विद PCl3, PCl5 एंड SOCl2, और इन्हें कॉमन करके कई बार P+X2 भी लिख देते हैं, राइट। P+X2 तो सेम चीज़ है वो, P+X2 लिख देते हैं, दे आर द सेम थिंग, ठीक। अब करेंगे क्या इसके लिए, तो P+X2 लिखा होगा जब, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, ROH की रिएक्शन जब PCl3 से होती है तो बन जाता है RCl प्लस H3PO3। तो हम यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स खर्च होते हैं किसके, ROH के, और 3 मॉलिक्यूल बनते हैं RCl के। जब हम लोग ROH की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो बन जाता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। और जब हम लोग ROH की रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं, SO2Cl2 और SOCl2 में पंगा है भाई, देखो ध्यान से रखना। SO2Cl2 इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड, SOCl2 इज थायोनिल क्लोराइड। जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा RCl प्लस SO2 गैस निकलेगी और प्लस HCl गैस निकलेगी। जब गैस निकलती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड ड्रिवन होती है इंट्रोपिकली, एंट्रोपी की वजह से एंट्रोपी बढ़ रही है भाई, गैस बन रही तो एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। अब जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो हम इसे कहेंगे दिस इज द बेस्ट मेथड। ये हमारा क्या है, दिस इज द बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि रिएक्शन कैसे जा रही है, एंट्रोपिकली आगे चल रही है, तो और इसका नाम डार्जेंस मेथड होता। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार सीधे सीधे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो ये बेस्ट मेथड है फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक छोटी सी रिएक्शन और लिखी जा सकती है कि ROH की रिएक्शन अगर हम करा दें सिंपल, किसके साथ, NaBr और H2SO4 के साथ, NaBr और H2SO4 के साथ अगर हम रिएक्शन करा दें तो इससे भी RBr बन जाता है। तो इससे भी हमारे क्या बन जाएंगे, RBr बन जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन इज हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। जब हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन करेंगे तो हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ा हुआ है कि अगर हम एल्कीन की रिएक्शन Br2 CCl4 से करा दें तो ये Br और Br लग जाता है, एंड दैट टू एंटी पोजीशन। तो ये कैसा एडिशन होता है, ये एंटी एडिशन होता है। ये रिएक्शन आ सकती है क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो लोग परेशान होते हैं। तो कैसे याद रखेंगे इसे भाई,
कि अगर एल्कीन सेस हुई, एल्कीन कैसी हुई या थोड़ी सी मैकेनिज्म भी बता देता हूँ। मैकेनिज्म अगर हम देखें तो एल्कीन की रिएक्शन जब ब्रोमीन से कराएंगे तो एल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन पर अटैक करेगी, Br माइनस निकल जाएगा और लोन पेयर ने फिर से अटैक कर दिया। तो 1 2 3 4 नंबर डालना है, उसी सीक्वेंस में रिएक्शन होगी। यानी पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होके आएगा कार्बन पे, कार्बन ने ब्रोमीन पे अटैक किया, तब ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा, Br बॉन्ड टूट गया और फिर ब्रोमीन के पास जो लोन पेयर बचा उसने पड़ोस वाले कार्बन पे अटैक करके एक रिंग बना दी, जिसे हम लोग साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन कहते हैं। साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन। अब ये साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बच गया और हमारे पास सोल्यूशन में क्या बचा हुआ है, Br माइनस। तो Br माइनस क्या करेगा, Br माइनस आके इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये इधर आ जाएगा। तो देखो अगर ध्यान से, तो एक Br नीचे की तरफ दिखाई देगा, एक Br ऊपर की तरफ दिखाई देगा, तो ये एंटी साइड जुड़े। अब हम इन्हें याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने के लिए क्या करें कि अगर एल्कीन सिस है, ये कैसी एल्कीन है, सिस एल्कीन है जिसमें दोनों हाथ एक तरफ है, यानी कि सिस 2 ब्यूटेन लिखी है जिसमें दोनों सेम ग्रुप सेम साइड है तो वो सिस है, जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो वो क्या है, ट्रांस है। ठीक है, तो अगर हमने इसमें Br2CCl4 की रिएक्शन कराई तो इसमें क्या बनेगा, इसे बन जाएगा यहाँ पे H, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे H और ये CS3, और प्लस इसकी एक मिरर इमेज भी बनेगी। तो इसकी मिरर इमेज बना लेते हैं भाई। मिरर इमेज में ध्यान रखना यार, ऐसा मत करना कि CS3 को उल्टा करके लिख दो, है ना। मिरर इमेज एटम्स की बनती है, तो ये बना लेगा क्या, रेसमिक मिक्सचर। तो इसे याद ऐसे कर लेंगे, सिस एल्कीन एंटी एडिशन रेसमिक मिक्सचर, तो कार्य याद रह पाएगा भाई आराम से। सिस एल्कीन, ये क्या है, सिस एल्कीन एंटी एडिशन एंड रेसमिक मिक्सचर, तो कार्य याद रखना, सिस एंटी रेसमिक, सिस एंटी रेसमिक यानी कि कार। ठीक है, अगर हम ट्रांस एल्कीन की बात करें और Br2CCl4 ले लें तो इससे मीजो प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, मीजो प्रोडक्ट वो होते हैं जो, ये क्या बन गया, मीजो कंपाउंड बना, वो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो अगर अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये बन गए। तो जब ट्रांस एल्कीन होगी, एंटी एडिशन होगा तो मीजो प्रोडक्ट बनेंगे। तो कार और टैम याद रखना, ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन मीजो प्रोडक्ट, सिंपल बात है। अब आगे बात करते हैं भाई, अगली रिएक्शन लिखते हैं, एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन्स, एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन्स। तो एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन करने के लिए वेयर X इज इक्वल टू Cl या Br ही लेंगे हम लोग फिर से। तो एल्कीन बना ली हमने और इस पे HX ले लिया, तो यहाँ पे H जुड़ गया और यहाँ पे Br जुड़ गया। तो रिएक्शन, या X लिख लेते हैं Br की जगह, ज़्यादा सही रहेगा। तो रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म सिंपल है। एल्कीन, देखो एल्कीन के पास है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हमेशा ध्यान रखो पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में जोड़ना है तुम्हें कैसे भी करके, ठीक है। लेकिन कैसे भी करने का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती जोड़ देंगे ना, गलत नहीं करेंगे, सही तरीके से ऐड करेंगे जीओसी की मदद लेते हुए, ठीक। तो हमने HX लिया तो एल्कीन ने H पे अटैक किया और X निकल गया। तो एल्कीन ने H पे अटैक किया और X निकल गया, तो यहाँ पे आ गया क्या, एक H जुड़ गया और यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया, और इस पे फिर X माइनस ने अटैक कर देगा, तो क्या बना देगा ये XC। अच्छा तुम्हें लग रहा है ऊपर लिख दें, तो ऊपर लिख देते हैं, दैट डजेंट मैटर, क्योंकि कार्बोकैटायन प्लेनर स्पेशी है तो हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पोजिशनिंग इसकी कोई फर्क नहीं डालेगी। अब तो ये मैकेनिज्म हो गई, कैसे आ रही है, रिएक्शन गोज वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन।
रिएक्शन गोज बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन के थ्रू जा रही है रिएक्शन। अब अगर हम यहाँ पे HBr लिख दें तो भाई हम आराम से रिएक्शन का प्रोडक्ट बना देंगे। रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है। तो अब कैसे बनाया ये, तो इसे हम लिख सकते हैं H+ एंड Br-। तो हम लिखते हैं एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ H+ एंड Br- और X- टेक्स प्लेस विद मार्कोनी-कॉफ्स रूल। कॉफ्स लिख लो, कॉफ्स लिख लो, एक ही बात है, मार्कोनी-कॉफ्स रूल विच स्टेट्स, क्या कहता है मार्कोनी-कॉफ रूल, क्या कहता है बताओ भाई। मार्कोनी-कॉफ रूल कहता है द निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, या ऐसा लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल the negative part of the reagent goes to that doubly bonded carbon which has lesser number छूट गया यार, lesser number of हाइड्रोजन एटम्स, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास जा रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो Br किसके पास गया, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो सिंपल अगर हम इसका एक प्रोडक्ट और लिखने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे जाके Br जुड़ जाएगा। अब कई बार ऐसा होगा कि हम लोग अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मान लो तुमने इसमें HBr लगाया, जब HBr लगाया तो तुम्हें लगा कि सर ने पढ़ाया था कि जहाँ पे कम H हो वहाँ पे Br लगा दो और जहाँ पे ज़्यादा H हो वहाँ पे H लगा दो, और ये प्रोडक्ट माइनर बन जाएगा या फिर नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जब इस पे H+ ने अटैक किया होगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना होगा और ये यहाँ से मिथाइल शिफ्ट ले लेगा। क्या ले लेगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट ले लेगा। तो इस शिफ्टिंग की वजह से कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल पोजीशन पे आ गया। अगर यहाँ पे देखोगे तो कार्बोकेटाइन के पास जो अल्फा एच हैं वो 3 अल्फा एच हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, और इसके पास 7 अल्फा एच है, तो ये मोर स्टेबल है। ये कैसा है, मोर स्टेबल है। अब इस पे ही Br- आके जुड़ जाएगा। तो मार्कोनी-कॉफ को आंख बंद करके लगाने की ज़रूरत नहीं है, इन जनरल वो काम कर जाएगा। और जब क्वेश्चन घुमा हुआ आएगा तो उसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी और रीअरेंजमेंट्स ऑफ कार्बोकेटाइन कराने पड़ेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से क्लास लूँगा, अभी इस कॉन्टेक्स्ट पे आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइंस के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। अब अगली रिएक्शन जो आएगी दैट इज रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विद HBr peroxide। HBr peroxide के साथ जब रिएक्शन आएगी तो क्या होगा, इसे तुम लोगों ने सुना होगा कि इसे क्रैश इफेक्ट या मेयो इफेक्ट कहते हैं। क्रैश इफेक्ट या मेयो इफेक्ट कहते हैं, जैसे पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, ठीक। तो HBr के साथ अगर हमने पेरोक्साइड लिख दिया तो अभी तो तुम्हें लगेगा कि सर सेम प्रोडक्ट बन गया, तो इसमें नई बात क्या है। लेकिन अगर हम एल्कीन लिख देंगे और HBr के साथ पेरोक्साइड लिखेंगे तब तुम्हें पता लगेगा पेरोक्साइड मतलब क्या हो सकता है। पेरोक्साइड या तो H2O2 हो सकता है या फिर R2O2 हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक। तो इसमें Br बाहर की तरफ लगा। ओ, अगर हम केवल HBr लेते तो क्या बन रहा था भाई, देखो ध्यान से, Br
2 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा तो इसमें 1 ब्रोमोप्रोपेन बना। तो इसमें HBr पेरोक्साइड के केस में द एडिशन ऑफ HBr टेक्स प्लेस विद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो रिएक्शन कैसे आ रही है? रिएक्शन गोज वाया फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, लेकिन हम लोग याद रखने के लिए क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए सिंपल बात याद रखेंगे कि द इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ peroxide the reaction goes via या रिएक्शन और एडिशन गोज वाया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो मार्कोनिकॉफ जो कह रहा था उसका उल्टा कहेगा एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कह रहा है कि भाई नेगेटिव पार्ट को वहां भेजो जहां पे ज्यादा H हो। तो इसके लिए लिख देते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, the negative part of the reagent goes to that doubly bonded carbon which has more number of hydrogen atoms। ठीक है, और इसे एज सच यूज कर सकते हैं हम लोग, इसे इसमें रीअरेंजमेंट्स वगैरह नहीं होंगे, मतलब इसमें नो रीअरेंजमेंट लिख देते हैं। उसके लिए क्या होगा? नो रीअरेंजमेंट्स, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यानी कि अगर हमने इसे लिया और यहाँ पे हमने ऐसा क्वेश्चन लिखा था, इसमें हम HBr के साथ अगर हम पेरोक्साइड ले लें तो इससे सीधे के सीधे बाहर हम Br लगा सकते हैं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो इसे एज ए रूल याद रख सकते हैं। लेकिन मार्कोनिकॉफ के साथ ये झंझट थी कि वो कभी कभी कार्बोकेटाइन जब रीअरेंज हो रहा था तो वो फॉलो नहीं हो पा रहा था। तो ये सिंपल तरीके से हम इसे बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। अब जो अगली रिएक्शन लिख रहे हैं दैट इज हैलाइड एक्सचेंज मेथड्स। हैलाइड एक्सचेंज मेथड्स। अब हैलाइड एक्सचेंज मेथड्स हमें क्यों लिखने पड़ रहे हैं? हैलाइड एक्सचेंज मेथड हमें इसलिए लिखने पड़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने लिखा था कि हम RF बॉन्ड नहीं बना सकते, C के साथ F का बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि वो एक्सप्लोजिव बना रहा था, और हम RI बॉन्ड भी नहीं बना पा रहे थे क्योंकि वो वीक था। ठीक, तो हैलाइड एक्सचेंज करके हम, अगर हमें मान लो एल्काइल फ्लोराइड ही बनाने हो तो हम कैसे बनाएंगे, या एल्काइल आयोडाइड ही बनाने हो तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक रिएक्शंस का यूज करते हैं विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो उसे ध्यान से देखते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। यार स्पेलिंग देख लेना एक बार बस, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ठीक है। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या करेंगे, RCl की रिएक्शन NaI एसीटोन्स के साथ कराएंगे तो इसमें RI बन जाएगा और NaCl बन जाएगा जो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्योंकि मीडियम कैसा है, मीडियम पोलर एप्रोटिक है, इसलिए जितना ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा कंपाउंड उतना ही प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहेगा। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड ड्रिवन होगी, ये बैकवर्ड नहीं आएगी। दूसरी रिएक्शन होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में RCl की रिएक्शन हम लोग AgF या Hg2F2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो इससे RF बन जाता है और AgCl का प्रेसिपिटेट आ जाएगा या फिर Hg2Cl2 का आ जाएगा। ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि इससे क्वेश्चन बनना ही चाहिए, ठीक है। तो ये एल्काइल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। अब हम लोग बात करते हैं
एराइल हैलाइड्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स डाल देते हैं हेडिंग। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड अगर हम हेडिंग डालेंगे तो हम क्या देखेंगे इसमें कि हमने बेंजीन की रिएक्शन सिंपल लिखते हैं, हमने X2 Fe से करा दी या फिर FeX3 ले सकते हैं, तो इससे सीधे X जुड़ जाएगा और HX निकल जाएगा। ठीक, अब तो यहाँ पे अगर हम क्लोरिनेशन कराएंगे तो क्या ले लेंगे, यहाँ पर Cl2 लेंगे और FeCl3 लेंगे। यहाँ पे मैकेनिज्म मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर ज़रूरत लगे तो रिक्वेस्ट लिखना कमेंट बॉक्स में, मैं मैकेनिज्म भी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिज्म बताते हुए ही अगला वीडियो बनाऊंगा, उससे पहले नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी तरह से हम ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं, तो फिर से हेलोजिनेशन का मतलब ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन ही है। तो यहाँ पे ब्रोमीन लग गया, तो यहाँ से एराइल हैलाइड बन रहा है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि फ्रॉम डायजोनियम क्लोराइड्स, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट से। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इसे कहते हैं। ये क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जब इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं N2+Cl- लिख लें, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Cu2Cl2 से, तो इससे यहाँ पे Cl लग जाता है। अगर हम इसकी रिएक्शन Cu2Br2 से कराएंगे तो यहाँ पे Br लग जाएगा, एंड दीज टू रिएक्शंस आर कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शंस। क्या कहते हैं ना, सैंडमेयर रिएक्शन इन्हें कहते हैं। इसी तरह से अगर हम डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, इसी तरह से अगर हम डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करा दें किससे, HBF4 से, तो इससे फ्लोरीन लग जाएगा और इस रिएक्शन का नाम होता है बाल-शाइमन रिएक्शन। और इसकी रिएक्शन अगर हम Ki से करा दें तो आयोडीन बन जाएगा। डायजोनियम सॉल्ट बनाते कैसे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि हमने क्या किया, एनिलीन की रिएक्शन करा दी HNO2 से, या फिर इसे लिख सकते हैं HNO2 लिखें या फिर NaNO2HCl लिखें, दे आर द सेम थिंग। तो इससे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाता है, और बाकी रिएक्शन हम लोग बाल-शाइमन और वगैरह और सैंडमेयर से या हेलोजिनेशन करके हम एराइल हैलाइड भी बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड पढ़ लिए हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा, जो नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं क्वेश्चन पोस्ट करूँगा, उनके सॉल्यूशंस के वीडियो भी मैं यूट्यूब पे आके दूंगा आपको, बिल्कुल यहीं पे इसी सेम प्लेटफॉर्म पे सेम चैनल पे आपको मिलेंगे। जो क्वेश्चन पोस्ट होने के नेक्स्ट डे आएंगे, क्योंकि आपका बोर्ड है तो ये वीडियो अगर मान लीजिए आपने एक दिन देखा तो उसके अगले दिन आप 14 से पहले ही सब कुछ होगा। तो स्टे कनेक्टेड, जिससे कि आपको पूरे क्वेश्चंस मिल जाए। मैं प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस दूंगा जो मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड में पूछे जाएंगे। कोशिश करता हूँ कि कुछ मिल जाए क्वेश्चंस तुम्हें वैसे ही, जिससे तुम्हें नंबर स्कोर करने में आसानी हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन for joining us, and stay connected for more videos. Do subscribe the channel and press the bell icon for getting the latest updates, and study well and study hard to get good marks. Thank you very much.